और हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उद्योग बंधु और जगह जगह उद्योग कार्यालय भी खोले गए हैं, लेकिन वो कितना प्रभावी है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस संबंध में विचार जरूर करना चाहिए। एक सवाल युवा एंटरप्रेन्योर का है सर आपसे, आलोक जी हैं। मंत्री जी नमस्कार। कुमार साहब से सुन के बहुत अच्छा लगा कि देश भर में 500 के करीब इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने का प्लान है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये सुझाव था कि इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को हमें किसी ना किसी बिजनेसमैन के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ देना चाहिए, ताकि जिन बिजनेसमैन का पुराना एक्सपीरियंस रहा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, वो जो लोग वहाँ पे आके बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, साथ के साथ उनको अडॉप्ट भी कर सकें। आज के टाइम में बहुत ऐसे यूथ बिजनेस के लोग हैं जो चाहते हैं कि नए नए बिजनेसेस खोलें, नए नए लोगों के साथ जुड़ें। तो क्या कुछ ऐसा नेटवर्क बन सकता है कि जिसमें एक बिजनेसमैन एक इंक्यूबेशन सेंटर को अडॉप्ट करके, चाहे उसका खर्चा भी अडॉप्ट करना पड़े, और NSIC के साथ कोलैबोरेट करके वो जितने भी वहाँ पे लघु उद्योगों की सोच है, उनका जो इंक्यूबेशन हो रहा है उसमें अपना योगदान देके साथ के साथ उनको ग्रो करने का काम कर सके। आलोक जी ना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। और मैं आपके सवाल पूछने के पहले इन लोगों से बात कर चुका था। जब मैं NSIC का देखा था तो मैंने यही पूछा कि किसी उद्योग घराने के साथ आपकी बात हुई है कि नहीं हुई है, जो जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उसमें केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग आते हैं, वहीं सिलेक्शन भी कर लेते हैं बच्चों का, और लगभग 80% 90% बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। एक चीज़ जो आपने बताया इंक्यूबेशन सेंटर, वो भी मुझे अच्छा लगा। हम चाहते भी हैं कि कोई उद्योगपति या कोई बड़ा उद्योग चलाने वाला हो, वो अगर इंक्यूबेशन सेंटर को अडॉप्ट कर ले तो बहुत अच्छा है। अब जैसे इंक्यूबेशन में हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर भी तैयार कर रहे हैं, और जो 4 लाख की मशीन है उस पर कह रहे भैया ये चिप्स बनने वाली है, देखो इसको कैसे क्या है, या साबुन बनाने वाली है, इसको देखो, मसाला बनाने वाली, जैसे बाबूजी ने कहा अभी, तो उसको देखो अगर 4 लाख की है, 5 लाख की है, या हल्दी का है, बाकी का है, तो वो ले जा कर के फिर अपना चलाए, जो भी पैसा उसको दिया जा सके और सारी चेक की जा सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे प्रोवाइड किया जा सके, तो वो छोटा एंटरप्रेन्योर बनेगा अगर उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको प्राप्त हुआ। तो एक तो हम छोटा एंटरप्रेन्योर भी, उद्यमी भी उसको बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके। एक होगा स्किल्ड जो जानकारी करेगा, और एक स्किल्ड होने के साथ साथ भले ही कोई ना हो, लेकिन उसके साथ पूरे परिवार के लोग लग जाते हैं, 3 या 4 लोग, कम से कम एक एक में 3-3 4-4 हो ही जाएंगे। तो एक मार्केटिंग देख रहा है, एक कोई रॉ मटेरियल ला रहा है, कुछ तो भी, तो सब लोग इसमें इंगेज हो जाते हैं। ये सुझाव आपका अच्छा है। और ये जो अभी हम 500 खोलने की बात कह रहे हैं, इसमें हम हर जगह तो अपना मकान, ये बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, तो कहीं किराए पर लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, किसी से मांगेंगे, ये सब चल रहा है। तो ये सुझाव अच्छा है, और मैं कुमार साहब से कहूँगा कि इस दिशा में, हाँ, ये जो मॉडल है हमारा इंक्यूबेशन का, छोटे छोटे लघु उद्योग रीजनल लेवल पे गांव लगवाने का, हमारा तो मॉडल है, पर ये 500 सेंटर का जो निर्णय है ये माननीय मंत्री जी ने अभी किया है, और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले समय में हम इसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। हम लोग उसको छोटे लेवल पे लेके चल रहे थे, तो पर जब माननीय मंत्री जी आए और उन्होंने देखा कि ये मॉडल सक्सेसफुल है, और इनके प्रारंभ के जो एड्रेस थे उसमें भी मैंने नोट किया कि इनका जो मेन फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको इंगेज करने की तरफ है, उनको स्किल दे के, उनको छोटे छोटे रोजगार में लगा के। तो हमारा ये मॉडल बहुत ही मैच करता था, और जब माननीय मंत्री जी ने उसको देखा तो कहा कि इसको तो बहुत एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। तो ये 500 का निर्णय माननीय मंत्री जी का है, जो कि हम आगे इसको साकार करेंगे। आलोक जी कुछ और कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस फोरम के माध्यम से आज मैं ये कमिट कर सकता हूँ कि जब भी आप 500 का विचार करें, कम से कम 25 ऐसे होंगे जिनको मैं और मेरे मित्र अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो 25 का वादा कर दिया है।
कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम आ पहुंचे हैं। 2 सवाल और हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। श्रीवास्तव जी का एक सवाल है। मैं सुधीर श्रीवास्तव, मेरा सवाल है, एक तो ये कि हमारा स्टेट में जो एसएमईज हैं उनको अदर स्टेट में काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग टैक्सेशन हैं। तो जीएसटी हमारे यहाँ पर कब से लागू होगी, उसके लिए हमारी सरकार कितना सीरियस है? और स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि कई बार वो विरोध करते हैं कि शायद हम जीएसटी को लागू नहीं होने देंगे, तो उसके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके बीच में सामंजस्य बन रहा है? और दूसरा एक सवाल था कि सर ये एसएमईज हमारी जो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रही, उसमें करप्शन ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, कि हमारे पास 37 तरीके के टैक्सेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उनमें कहीं ना कोई कमी अगर रह जाती है तो हैरेसमेंट होता है और बहुत तरीके से करप्शन का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और एक एनएसआईसी के लिए जो कुमार साहब से जानना चाहेंगे, क्या रेंट पे आप लोग एनएसआईसी वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप लोग प्रोवाइड कराते हैं क्या? कुछ इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ रेंट पे रन कर रही हैं उनको डिफ़िकल्टी जाती है कि उनको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है। थैंक यू। ये अभी आपने करप्शन की बात कही, बाबूजी ने अभी कहा कि इसमें अगर आगे बढ़ना है तो प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, प्रामाणिकता के साथ काम करें। इंटरप्रेन्योर तो जरूर प्रामाणिकता के साथ लगता होगा, लेकिन जो 10 जगह जाने पड़ते हैं एनओसी लेने के लिए या सारी चीज़ों को क्लियर कराने के लिए, उसमें ये कठिनाई जाती है, उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, सब कुछ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इस दिशा में तो हम प्रयत्नशील हैं कि सिंगल विंडो उसको हम करें। इसके लिए बात भी हुई है और मुझे लगता है कि हो भी जाना चाहिए। अभी ये प्रयास है हमारा। और बाकी का एनएसआईसी के बारे में ये बताएंगे आप। एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन की आपने बात की है, वो चूँकि एलिजिबल हो जाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट को सप्लाई करने में, तो अगर उनकी ये क्रेडिबिलिटी और ये जो उनकी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको प्रॉपरली सर्टिफाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को परचेज करने में फिर दिक्कत हो सकती है और उसकी क्वालिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फेलियर्स हो सकते हैं सप्लाई में। तो ये एक इन रिलेशनशिप में क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम बाहर की एजेंसीज़ को लेते हैं ताकि इंडिपेंडेंट एजेंसीज उसका सर्टिफिकेट, उसका क्वालिटी चेक है, उसका कैपेसिटी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी पास परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए वो हमें देते हैं। तो इसमें थोड़ी कठिनाई थी क्योंकि हमारे पास इंस्पेक्शन एजेंसीज कम थी। अब हमने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में इंस्पेक्शन एजेंसीज को और इम्पैनल करके इसके सर्टिफिकेशन को 1 महीने के अंदर हम क्लियर कर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कॉरपोरेशन में एनएसआईसी में बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी है और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी हमारी 98% है, जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है किसी को, तो एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसको, 1800111955। उस पर आप संपर्क करिए, आपकी सेम डे उसको समाधान किया जाएगा। नहीं तो एनएसआईसी की अपनी वेबसाइट है जिस पे मेरे नंबर सारे दिए हुए हैं, आप सीधे मेरे से संपर्क करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें आपकी कोई शिकायत होगी तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा। तो कई सारे सुझाव आए हैं और कई सारी उम्मीदें जगी हैं। हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी, क्या विश्वामित्र ग्रुप का और कौन सा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे वैसे से प्राइस वैल्यू आजकल गिरा हुआ है, पहले से जो क्रेडिट लिमिट था 5 करोड़ का, उसको 10 करोड़ अगर कर दिया जाता तो और भी मतलब उद्यमियों के लिए बहुत ही अच्छा होता। हमारे विचार के क्रम में ये एमएसएमई को रीडिफाइन करने का बिंदु है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम रीडिफाइन करने जा रहे हैं और इस समय जो हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ कर के भी जो चर्चा कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, खास तौर पर देवरिया, गोरखपुर, बनारस और लखनऊ, यहाँ एसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन लंबे समय से उत्तर प्रदेश परेशान है। ना तो वहाँ पे कोई उद्योग जा रहा है, ना माहौल मिल रहा है। कैसे बनारस की साड़ी, किस तरीके से वहाँ की कालीन खास तौर पर सही होगी? और इंटरनेशनली 8,000 करोड़ रुपया आता है विदेशी मुद्रा का जो भदोई से प्राप्त होता है, लेकिन भदोई भी रो रहा है, बनारस भी आपको देख रहा है। परेशानी तो पूरे देश भर की है और काफ़ी सिक इंडस्ट्रीज हैं।
अब उनको कैसे आगे बढ़ा जाए इसके बारे में अध्ययन की भी बात हम लोगों ने, ये सर्वे भी करवा रहे हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिसके कारण वो पुनरुज्जीवित हो जाए। ये हमारा प्रयत्न है। ये बात सही है कि बनारस में बनारसी साड़ी उद्योग बहुत प्रमुख है, जरी का है, साड़ी का है, वहाँ बुनकरों की भी बड़ी भयंकर समस्या है। बनारस है, मुबारकपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, और आपका कालीन का है, पूरा भदोही है, मिर्ज़ापुर है। तो ये कठिनाइयाँ हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो सारा होता है ये गांव में करते हैं लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब बनारसी साड़ी में देखेंगे आप तो ज़्यादातर मुबारकपुर की साड़ियाँ आती हैं बन करके, और उसमें सारा होता है। कालीन का भी देखेंगे तो ज़्यादातर गांव में ही कालीन को छोटे छोटे बच्चे और बाकी लोग करते हैं। हालांकि उसमें एक कानून बन गया चाइल्ड लेबर वाला, तो उसी कारण भी बड़ी परेशानी जा रही है लोगों को। लेकिन ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में बनती हैं, और इसके सिख हो जाने के कारण रोजगार की बड़ी कमी हो गई, लोगों की परेशानी पैदा हुई है। ये किस तरीके से पुनरुज्जीवित हों इसके लिए हम जरूर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और गोरखपुर और देवरिया की जो आपने बात की, गोरखपुर में भी हैंडलूम का काफ़ी प्रबल था, अच्छा कारोबार। लेकिन अब इससे थोड़ा बहुत अब हैंडलूम में जो इस समय क्वालिटी जिस बात की होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग का है, वो उसकी कमी है। इस कारण, और जैसे इन्होंने खादी वाले बारे में कहा कि जब तक नहीं होगा उसकी भी उसी प्रकार के करने की आवश्यकता है। पहले साल की 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या हैं, और आप क्या पूरे देश को आश्वासन दे रहे हैं कि पहले साल में हम इतना ज़रूर कर देंगे? प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो भी वार्ता हुई आप लोगों के बीच में, वार्ता के अंदर जो हमारे तरफ से चीज़ रखी गई और आप लोगों का जो सुझाव आया, उन सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए हम अधिकांश स्थानों पर उसका प्राथमिकता के आधार पर हम चयन कर लेंगे। अधिकांश स्थानों पर हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, और ये संदेश हम जरूर दे सकने में सक्षम हो सकेंगे कि हाँ, ये काम करना, ये इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उस दिशा में इनका काम प्रारंभ हो गया है, ठीक चल रहा है। इतना दे सकते हैं। साल भर के अंदर कोई बहुत बड़ा पूरा हो जाएगा, ये ढपोर संघ की घोषणा करना ठीक नहीं है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं, इतना जरूर सकते हैं। तो कहना है सीधे तौर पर कलराज मिश्रा जी का कि हम 2 कदम चलेंगे, 2 कदम आप चलिए, मंजिल मिल ही जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम में यकीन रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया साधना न्यूज़ को, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से, जिस मिशन को लेके 2020 आप चले हैं, आप ज़रूर गांव तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रपति भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अगर गांव संपन्न हो जाएंगे तो देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। और मिशन 2020 की हमारी शुरुआत यही है कि सबको सबका हक मिल जाए, और श्रेष्ठ भारत एक बार फिर दुनिया के सामने आए, और हम जाने जाएं कि हाँ, हम वो हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, और अब हम भी आज भी सोने की चिड़िया हैं। इसी के साथ मिशन 2020 का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।